हेलो स्टूडेंट्स। आज हम सभी को पढ़ना है ब्रीदिंग के बारे में। ब्रीदिंग यानी कि सांस लेना। अपने नाक और मुंह को एक साथ कस करके बंद कर लो और थोड़ी देर तक ऐसा ही रहो। तुम कैसा महसूस करते हो? तुम कितनी देर तक ऐसा कर सकते हो? अपनी सांस को रोके रहना एक कठिन काम होता है। हम बहुत लंबे समय तक सांस नहीं रोक सकते हैं। और अब तुमको ये बात समझ में आ जाएगी कि बिना सांस लिए लंबे समय तक जीवित रहना ये कठिन काम है। तो ये सांस लेने का मतलब क्या होता है? ये ब्रीदिंग, जिसको हम ब्रीदिंग कहते हैं, सांस लेना, इसका मतलब होता है टेकिंग इन एयर रिच इन ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन से भरी हुई हवा को हम अंदर की ओर लेते हैं और गिविंग आउट एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड वाली हवा को हम अपने बॉडी के बाहर निकालते हैं। ये कहलाता है विद द हेल्प ऑफ रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स। जो रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स हैं जो सांस लेने में हमारी मदद करते हैं, उनकी मदद से हम ये काम करते हैं। तो ये प्रोसेस कहलाती है ब्रीदिंग। अब जो ब्रीदिंग या सांस लेना है, ये दो प्रोसेस में है, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। इनहेलेशन का मतलब ये है सांस को अंदर लेना, ऑक्सीजन से भरी एयर को बॉडी के अंदर पहुंचाना, ये कहलाता है इनहेलेशन। और सांस को बाहर छोड़ना, कार्बन डाइऑक्साइड से भरी हुई हवा को बाहर की ओर निकाल देना, ये कहलाता है एक्सहेलेशन। तो इनहेलेशन और एक्सहेलेशन दो चीज़ों से मिल करके एक ब्रेथ बनती है, यानी कि एक सांस जो होती है उसमें एक बार सांस अंदर ली जाती है और एक बार सांस बाहर निकाली जाती है। और ये लगातार चलने वाली प्रोसेस है, कंटिन्यू चलती रहती है थ्रू आउट द लाइफ, पूरे जीवन चलती रहती है, कभी बंद नहीं होती है। अब 1 मिनट में कोई भी व्यक्ति कितनी बार सांस ले सकता है, ये कहलाता है ब्रीदिंग रेट। ठीक है ना? 1 मिनट में जितनी बार आप सांस ले सकते हैं, इसको ब्रीदिंग रेट बोलेंगे। एक ब्रेथ का मतलब होता है एक इनहेलेशन प्लस एक एक्सहेलेशन। ये तो अभी हमने जाना ही है। और यहाँ चित्र में देखिए, एक लड़की अपनी सांस रोके हुए है। कौन कितने देर तक सांस रोक सकता है, ये अलग अलग व्यक्तियों की क्षमता अलग अलग हो सकती है। नीचे की ओर एक टेबल दिया गया है। इस टेबल में दिया गया है चेंजेस इन ब्रीदिंग रेट अंडर डिफरेंट कंडीशन। अलग अलग कंडीशन में क्या ब्रीदिंग रेट हो सकती है, यहाँ पर अपने क्लासमेट का नाम लिख लीजिए। और लिखने के बाद यहाँ नॉर्मल पहले उनकी ब्रीदिंग रेट नोट कर लीजिए कि 1 मिनट में वो कितनी बार सांस लेते हैं। फिर इसके बाद उनको थोड़ा देर तक टहलने घूमने दीजिए। टहलने घूमने के बाद फिर उनकी ब्रीदिंग रेट नोट करिए। ठीक है ना? फिर उनको तेज़ दौड़ा दीजिए 100 मीटर तक, और 100 मीटर दौड़ने के बाद फिर वापस आए तो फिर उनकी ब्रीदिंग रेट नोट कर लीजिए, 1 मिनट में कितनी बार सांस ले रहे हैं। और थोड़ी देर तक, काफ़ी देर तक उनको आराम करने दीजिए एट रेस्ट। जब वो कोई काम नहीं कर रहे हैं, रेस्ट करने के बाद तब वो उनकी ब्रीदिंग रेट कितनी है। तो ये अलग अलग तरह से ब्रीदिंग रेट निकाली जा सकती है। अलग अलग कंडीशन में अलग अलग ब्रीदिंग रेट होती है। क्यों होती है ये भी हम आगे पढ़ेंगे, ऐसा क्यों होता है। जनरली एवरेज जो ब्रीदिंग रेट होती है वो एक इंसान की 15 से 18 बार होती है। यानी कि कोई भी हेल्दी व्यक्ति 1 मिनट में 15 से 18 बार काम करता है एट रेस्ट, जब वो कोई काम नहीं कर रहा हो तब। और अगर लेकिन वो कोई हैवी वर्क कर रहा है, बहुत तेज दौड़ रहा है, कोई इस तरह का कठिन काम कर रहा है, तो ये उसकी ब्रीदिंग रेट बढ़ करके 1 मिनट में 25 बार तक हो सकती है। तो इसके अलावा ब्रीदिंग रेट कभी और भी जगहों पर डिफ़र हो सकती है। छोटे बच्चों की जो ब्रीदिंग रेट होती है वो ज़्यादा तेज़ होती है, बड़े लोगों में ब्रीदिंग रेट स्लो हो जाती है। ये देखिए, एक चित्र दिया गया है, यहाँ इस फिगर में दिया गया है कि अलग अलग वेरिएशन होता है, अलग अलग काम करते समय ब्रीदिंग रेट अलग हो जाती है। सोते समय हमारी ब्रीदिंग रेट बहुत स्लो हो जाती है, क्योंकि उस समय हमारी बॉडी के अंदर कोई खास तरह का काम नहीं होता है, तो उस समय सबसे कम ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, इसलिए ब्रीदिंग रेट कम हो जाती है। जनरली ब्रीदिंग रेट रिलेटेड है ऑक्सीजन से। हमारी बॉडी को जितनी ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी, हमारी बॉडी को उतना ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए होगा, और जितना ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए होगा उतना तेज़ी से सांस बॉडी के अंदर
ली जाएगी उतना जल्दी जल्दी ली जाएगी। इसीलिए दौड़ भाग करते समय सांस हमारी तेज हो जाती है और गहरी गहरी सांस लेते हैं। तो डीप ब्रेथ लेते हैं हम लोग उस समय। अब सांस कैसे लेते हैं आइए देखते हैं। तो हमारी बॉडी के अंदर हमारी नाक से हो करके, जनरली नोज से हो करके, और सांस अंदर जाती है। हमने देखा है कि हमारी जो नोज़ होती है उसमें दो जो होते हैं होल्स होते हैं। इन दोनों होल्स को नॉस्ट्रिल कहा जाता है, ठीक है, नथुने जिसको हम कह सकते हैं। ये यहीं से जब हम सांस लेते हैं, इनहेल करते हैं, अंदर लेते हैं, तो एयर अंदर की ओर पास करती है इन्हीं छेदों से। इनको नॉस्ट्रिल बोलते हैं। अंदर की ओर ये नेज़ल कैविटी, खाली जगह कैविटी कहलाती है। तो अंदर की ओर जो खाली जगह होती है, नाक के अंदर जो खाली जगह है उसको नेज़ल कैविटी बोलेंगे। नेज़ल कैविटी से हवा होते हुए अंत में पहुंचती है लंग्स तक, ठीक है ना। और ये लंग्स तक पहुंचती है एक पाइप से होते हुए जिसको हम विंड पाइप कहते हैं। तो लंग्स जो है वो जनरली कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो चेस्ट कैविटी में प्रेजेंट होते हैं। चेस्ट कैविटी क्या होता है, तो मान लीजिए ये कोई ह्यूमन है, तो ये इसका चेस्ट का पार्ट है। यहाँ पर एक खाली जगह होती है, इसी खाली जगह पर लंग्स सिचुएटेड होते हैं। ए वन पेयर ऑफ लंग्स, दो लंग्स सिचुएटेड होते हैं और यहीं से पाइप ऊपर की ओर जाती है। अभी मैं आपको चित्र में आगे दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ देखिए, ये इस क्षेत्र को देखिए, तो ये हमारी बॉडी में ये देखिए नेज़ल पैसेज है जहाँ से एयर हमारी बॉडी के अंदर इंटर करती है। और एयर से होते हुए ये देखिए विंड पाइप, जिसको शुरुआती हिस्से को फेरिंग्स और बाद में ट्रेकिया बोलते हैं। ये अंदर की ओर एयर जाती है और पहुंचती है लंग्स तक। लंग्स एक खाली जगह जिसको चेस्ट कैविटी कहते हैं उसमें सिचुएटेड रहते हैं। चेस्ट कैविटी का नीचे का जो हिस्सा होता है, इस नीचे के हिस्से को बोलते हैं डायाफ्राम। देखिए लिखा गया है, ये डायाफ्राम होता है नीचे का हिस्सा। और ये अपनी जगह से ऊपर की ओर और नीचे की ओर मूव कर सकता है। यानी कि जो डायाफ्राम होता है या ऊपर जा सकता है, नीचे की ओर भी जा सकता है। तो डायाफ्राम होता है और इस यही मूव करने के कारण हमारी बॉडी के अंदर एयर अंदर की ओर जाती है या अंदर से बाहर की ओर जाती है। अगर लंग्स को हम ध्यान से देखें तो ये लंग्स बाहर से कैसा दिखता है वो दिखाया गया है, लंग्स अंदर से कैसा दिखता है ये दिखाया गया है। तो ध्यान से देखेंगे कि ये जो पाइप है वो अंदर की ओर बहुत पतली पतली पाइपों में चेंज हो जाती है लंग्स के अंदर पहुंच करके, और लंग्स के हर सेल तक ये पहुंचती है। तो इस तरह से बाहर की ओर से देखें तो लंग्स जो है वो चारों ओर से पतली पतली हड्डियों से घिरा रहता है। इन हड्डियों को पसलियाँ या रिब्स बोलते हैं, पसली या रिब्स बोलते हैं। और ये प्रोटेक्ट करती हैं हमारे लंग्स को बाहर की किसी भी तरह की ठोकर से। ये हमारे लंग्स को प्रोटेक्ट करने का काम करती हैं। जब हम अंदर सांस लेते हैं, इस बॉक्स में देखिए, जब हम अंदर की ओर सांस लेते हैं तो बहुत तरह के अनवांटेड पार्टिकल्स, जिनको हम नहीं चाहते हैं, ऐसे भी जो पार्टिकल्स हैं जैसे स्मोक, डस्ट, पॉलन, ये सारी चीज़ें सांस लेते समय हमारे सांस से अंदर चले जाते हैं और हमारी नाक के अंदर हेयर्स होते हैं उसमें फंस जाते हैं या फिर हमारे नेज़ल कैविटी में चिपक जाते हैं। अब ये पार्टिकल कभी कभी क्या होते हैं, हमारे नाक से भी अंदर पहुंच जाते हैं और ये जो नेज़ल कैविटी है उसकी जो अंदर की लाइनिंग है, अंदर की स्किन है, उसको इरिटेट करते हैं, उसको एक तरह से वहाँ परेशानी पैदा करते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, हम क्या करते हैं, बहुत ज़ोर से छींकते हैं, स्नीजिंग करते हैं। छींकने से क्या होता है, ये जो पार्टिकल अंदर की ओर फंसा हुआ है वो बहुत तेज़ी के साथ हवा के साथ बाहर निकल जाता है। तो कोई भी डस्ट पार्टिकल अगर नाक के अंदर तक पहुंचेगा तो स्नीजिंग के द्वारा छींक करके हम उसको बाहर निकालते हैं। इसका मतलब हम जितनी बार छींकते हैं उतनी बार अपने सांस के रास्ते में फंसी हुई डस्ट पार्टिकल्स को बाहर निकालने का काम करते हैं। अब इस फिगर को ध्यान से देखिए।
डायाफ्राम नीचे की ओर जाता है, ये डायाफ्राम है, ये जब नीचे की ओर जाता है तो हवा अंदर की ओर आती है, ठीक है ना। ये वैसे ही है जैसे जो पिचकारी होती है होली में हमने देखा है खींच करके जिससे हवा भरते हैं, तो जब हम उसको खींचते हैं तो पिचकारी के अंदर हवा आती है, हवा भी आ सकती है या पानी भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। ऐसा ही होता है, डायाफ्राम जब नीचे की ओर जाता है तो ऊपर से नाक के रास्ते हवा हमारी बॉडी के अंदर आती है, और जब बॉडी के अंदर आती है हमारे फेफड़ों में भरती है, लंग्स में भरती है, तो ये रिब्स जो है वो थोड़ा बाहर की ओर निकल आते हैं, यानी हमारा सीना जो है वो थोड़ा एक्सपैंड हो जाता है, फैल जाता है। और जब डायाफ्राम फिर से अपनी जगह पर पहुंचता है, ये मसल्स का बना हुआ था डायाफ्राम, तो हवा बाहर निकल जाती है, और रिब्स जो है जब हवा बाहर निकल जाती है तो फिर अंदर की ओर आ जाते हैं और हमारा सीना जो है वो सिकुड़ जाता है। तो इस तरह से ब्रीदिंग होती है, हमारे शरीर के अंदर पहुंचता है, एयर हमारी बॉडी के अंदर इंटर करता है। इसी से मिलता जुलता है कि देखिए इंस्ट्रूमेंट यहाँ बनाया गया है। इस इंस्ट्रूमेंट में क्या बनाया गया है, तो शीशे के जार ले लिए गए हैं और उनके नीचे की तलहटी जो है उसको कट कर लिया गया है, नीचे इसके बेस नहीं है। यहाँ पर क्या किया गया है कि अगर हम देखें इसको उल्टा करके, तो यहाँ पर एक रबर का गुब्बारा लेकर के इसके ऊपर बांध दिया गया है, इसके बेस के नीचे यहाँ। उससे क्या होगा कि ये नीचे का बेस अब ऊपर नीचे होगा। ऊपर से देखिए एक पाइप लगाई गई है, पाइप पर बलून्स छोटे छोटे लगाए गए हैं और ऊपर कॉर्क से बंद कर दिया गया है। इसका मतलब कि अगर इस बॉटल के अंदर अगर कहीं से हवा घुस सकती है तो केवल यहाँ से इस पाइप से होकर के अंदर आ सकती है। तो होता क्या है कि जब इसके फ्लोर को जो रबर बलून से बना हुआ है उसको नीचे की ओर खींचा जाता है, तो नीचे की ओर खींचने पर इसमें अंदर हवा आएगी, लेकिन कहाँ से आएगी, तो इस पाइप से होकर के आती है और बलून जो है वो फैल जाते हैं, बड़े बड़े हो जाते हैं। और जब हम इस नीचे के फ्लोर को ऊपर की ओर धक्का मारते हैं रबर शीट को, तो हवा बाहर निकलेगी, लेकिन कहाँ से निकलेगी, इसी पाइप से बाहर निकलेगी। तो जो गुब्बारों के अंदर हवा भरी है वो निकल जाएगी और गुब्बारे क्या हो जाएंगे, पिचक जाएंगे। इसी तरह से हमारा लंग भी काम करता है। ये जो फ्लोर है डायाफ्राम, ये ऊपर नीचे की ओर होता है, तो जब नीचे की ओर होता है तो हवा अंदर आती है, और जब ये ऊपर की ओर होता है तो हवा बाहर निकल जाती है। जब ये डायाफ्राम नीचे की ओर जाएगा तो हमारे लंग्स के अंदर हवा भरेगी और हमारा सीना भर जाएगा हवा से और चौड़ा हो जाएगा, और जब हवा बाहर निकल जाएगी तो भैया सीना जो है पिचक जाएगा। तो ये इस तरह से काम करता है हमारा लंग्स भी। एक बात और आप जान लीजिए, सांस लेने की प्रैक्टिस हमारी रोज़ होनी चाहिए, या जनरली तो हम सांस लेते ही हैं, लेकिन थोड़ा इसके लिए एक ट्रेडिशनल ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी चाहिए जिसको हम प्राणायाम कहते हैं। ये प्राणायाम प्रतिदिन करना चाहिए। प्राणायाम में कौन कौन से प्राणायाम हो सकते हैं, तो कपालभाति हो सकता है, अनुलोम विलोम हो सकता है, भ्रामरी हो सकता है, ओमकार का उच्चारण करना हो सकता है, लंबी सांस भर करके थोड़ी देर तक रोकना हो सकता है। तो इससे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी बॉडी के सेल्स के अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई होगी, और जब ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन की सप्लाई होगी तो हमारी सेल्स जो हैं वो अच्छा काम करेंगी और हमको ढेर सारी एनर्जी महसूस होगी। तो ये काम तो हो गया प्राणायाम करने से। अब इसके आगे की जो बात है वो मैं आपको आगे के वीडियो में बताऊंगा। अगर वीडियो में बताई गई बातें आपकी समझ में आती हैं तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और वीडियो में अपना कमेंट ज़रूर लिखा करिए, जिससे मुझे तो कम से कम ये पता हो जाए कि मैं जो पढ़ाता हूँ आपकी समझ में आता है या नहीं। थैंक यू। आज के लिए इतना ही।